अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। तो आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 2.11 से क्वेश्चन नंबर 2.14 तक सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन 2.11 में वो कहता है कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी। जो वेक्टर ए है वो 4 यूनिट नॉर्थ में है, जो वेक्टर बी है वो 3 यूनिट वेस्ट में है और जो वेक्टर सी है वो 8 यूनिट ईस्ट में है। तो आपने मालूम करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी को। तो ये डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दी है। तो जो वेक्टर ए है वो 4 यूनिट नॉर्थ में है, जो वेक्टर बी है वो 3 यूनिट वेस्ट में है और जो वेक्टर सी है वो 8 यूनिट ईस्ट में है। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो ए बी साइन थीटा और साथ में एन एक यूनिट वेक्टर होता है जो हम साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे ए उसने कहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स। इसके बाद बी की मैग्नीट्यूड उसने 3 यूनिट्स कही हुई है, वो लिखूंगा। और साइन और थीटा यहाँ पे क्या है ये देख लिए। दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। राइट एंगल है ना, तो इसलिए 90 डिग्री यहाँ पे लिखूंगा। और साथ में एक यूनिट वेक्टर है उसको लिख देते हैं और बाद में बताता हूँ कि ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और साइन 90 जो कि 1 होता है और साथ में यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा 12 और साथ में यूनिट वेक्टर। अब जो डायरेक्शन है उसको आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। आपका एक वेक्टर एक ये है और एक वेक्टर बी ये है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आपको ए से बी की जानब अपनी उंगलियों को मोड़ना है। तो जो आपका थंब होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपका वेक्टर किस तरफ होगा। तो इस तरफ जब आप लोग करोगे यानी कि ए से बी की जानब जाओगे तो इसके नतीजे में जो एक नया वेक्टर जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो 12 यूनिट्स होंगे और वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये आएगा। इसी तरह अगर आप ए क्रॉस सी करते हो तो ए क्रॉस सी बराबर होगा ए सी साइन थीटा के और साथ में एन यूनिट वेक्टर आएगा। अब जो ए है वो 4 है और जो सी है वो 8 है और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और साथ में एन यूनिट वेक्टर लगाइए। 4 8 32 और साइन थीटा साइन 90 1 होता है तो 1 32 से मल्टी हो गया, यही आ जाएगा 32 और साथ में यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि ए क्रॉस सी है तो आप अपनी उंगलियों को ए से सी की जानब लेके जाइए और जो आपका थंब है वो आपको बताएगा कि डायरेक्शन किस तरफ होगी आपके वेक्टर की। तो जो आपका थंब है वो डाउनवर्ड होगा। तो ए क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो होगा 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब लास्ट आ जाता है बी क्रॉस सी। तो ये बराबर होता है बी सी साइन थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर। बी है वो 3 है, जो सी की वाली है वो 8 है और साइन थीटा। इस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा ये देख लीजिए। यहाँ पे जो एंगल है यानी कि हाफ सर्कल बन रहा है, तो हाफ सर्कल जो भी होता है उसमें एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखूँगा और साथ में एन यूनिट वेक्टर आएगा। अब ये साइन 180 डिग्री ये होता है 0 और साथ में एन आएगा, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0। तो बी क्रॉस सी का जो आंसर आता है वो है 0। तो क्वेश्चन 2.12 में वो कहता है कि टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय। जो टॉर्क का फार्मूला है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, जहाँ पे जो आर है वो एक वेक्टर है फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एफ जो आर है वो एक मोमेंट आर्म है। तो आपने
कंसिडर कीजिए कि अगर फोर्स की वैल्यू ये है और वो एक्ट हो रही है एक पॉइंट पे जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, तो आपने टॉर्क मालूम करना है अबाउट द ओरिजिन। तो आर की वैल्यू है 7i + 3j + k और एफ की वैल्यू है -3i + j + 5k। तो हमने आर क्लास एफ फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको आर क्लास एफ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इजी तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। ये आर क्लास एफ बराबर होगा डिटर्मिनेंट्स, यानी कि पहले आई लिख लीजिए, फिर जे और फिर के। अब जो आई है, पहले आर है तो पहले आर की वैल्यूज लिखे हैं। तो आई है 7, जे है 3 और के है 1। ये है आर की वैल्यूज लिख दी। अब एफ की लिख लीजिए -3 +1 और +5। पहले आई लिखिए और इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखिए। अब आई लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें कैंसिल कर देनी होगी और बाकी जो बचता है उसको लिखना होगा, यानी कि 3 1 और 1 5। अब दूसरे नंबर पे जे आता है तो जे के साथ नेगेटिव लिखना होगा आपको और डिटर्मिनेंट में आपको लिखना होगा, यानी कि ये चीज़ें अब आपको भूल जानी होंगी। और डिटर्मिनेंट में बाकी बचेगा 7 1 -3 और 5। अब बाकी के बचता है तो के साथ प्लस लिखो और इन चीज़ों को आप भूल जाओ और लिख दीजिए 7 3 -3 और 1। तो जस्ट आप डिटर्मिनेंट्स को खोल लीजिए। 3 5 15 और -1 1 1 और 1 माइनस जे 7 5 35 और माइनस इंटू -3 प्लस के 7 1 7 -3 और 3 -9। तो बन जाएगा 14 और 7 आई आएगा। यहाँ पे 35 और +3 38 और 38 जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो -38 जे। इस तरह 7 माइनस और माइनस प्लस तो 7 + 9 जो कि 16 बन जाएगा। तो 16 के, तो मैं लिख सकता हूँ जमा 16 के। तो ये आ जाएगा मेरे पास आर क्रॉस एफ का जवाब, जो कि टॉर्क के बराबर होगा। तो टॉर्क बराबर आ जाएगा 14i - 38j + 16k और साथ में यूनिट एज न्यूटन मीटर तो वो लिख दूंगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह 13 क्वेश्चन में वो कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जिसकी वैल्यू एफ जो दी हुई है वो है i - 2j, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो एक पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर है -j + k। तो आपने फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के गिर्द, और बी पॉइंट में आपने मालूम करना है मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क अबाउट द पॉइंट, उस पॉइंट के गिर्द ऑफ विच जिससे द पोजीशन वेक्टर इज, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो i + k है। तो फोर्स उसने कहा है कि वो बराबर है i - 2j के। आप एक ओरिजिन कंसिडर कीजिए, ये ओरिजिन है और इससे एक पॉइंट, एक पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है, उसको मैं r कह देता हूँ। अब इसी पोजीशन वेक्टर में से एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रही है जिसकी वैल्यू भी उसने गिवन दे दी है। तो हमने ये जो ओरिजिन है इससे इसके गिर्द जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो r की वैल्यू उसने दे दी है कि वो है -j + k। तो हमने r क्रॉस f फाइंड आउट करना है, यानी टॉर्क जो कि r क्रॉस f के बराबर है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो r क्रॉस f बराबर होगा i j और k के। तो r के केस में i j और k की वैल्यू लिखिए। r के केस में जो i है वो 0 है, j है वो -1 है और k के साथ जो है वो है +1। और f के केस में जो i है वो 1 है, जो j है वो -2 है और k की वैल्यू 0 है। अब इसको खोल लेते हैं हम। इसको लिख सकता हूँ i इंटू i ले रहा हूँ तो इन दोनों को भूल जाना होगा। तो मैं लिखूँगा -1 1 -2 और 0। अब j की बात करता हूँ तो -j लिखूँगा और j वाली टर्म्स को और ये दरमियान वाली टर्म्स को मैं भूल जाऊंगा और मैं लिखूंगा 0 1 1 0। फिर है k रह गया, +k लिखूंगा और इनको मैं भूल जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 0 -1 1 और -2। अब इनको बस सिंप्लीफाई करना है। i इंटू -1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 और 0 0 और माइनस लिखूंगा और -2 और 1 -2 -j 0 और 0 0 -1 और 1 1 प्लस के 0 और -2 0 माइनस और 1 और -1 -1। इस तरह i बराबर हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा -j 0 -1 -1 प्लस के 0 +1 +1 आ जाएगा। तो r क्रॉस f की वैल्यू बराबर आएगी
2i प्लस जे प्लस के। तो ए पार्ट तो हमारा हल हो गया। अब बी पार्ट में वो कहता है कि आपने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर। अब उसने पोजीशन वेक्टर चेंज कर दिया है, तो तब मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के गिर्द क्या होगा। ये जो पॉइंट उसने किया हुआ है, इस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा ओरिजिन था ये, एक पोजीशन वेक्टर था आर, और जो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो थी एफ। अब एक पोजीशन वेक्टर अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ, जो कि इसको मैं R1 कहता हूँ, तो R1 की वैल्यू उसने दी हुई है I प्लस के, तो वो मैं लिखता हूँ। फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे और टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। तो जो मोमेंट आर्म होगा वो ये होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है और यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पैदा होना है वो ये है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो मोमेंट आर्म इसको मैं R2 कह देता हूँ। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैंने R2 की टेल को R1 के हेड से मिलाया और फिर R1 की टेल को मिला दिया R से। तो अगर मैं हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करूँ तो उसके मुताबिक R1 का वेक्टर और R2 का वेक्टर, इन दोनों को मिलाने से जो पोजीशन जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो होगा R। तो हमें R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 की वैल्यू के लिए मैं R1 को उस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि R माइनस R1 हो जाएगा। तो R2 बराबर होगा, R की वैल्यू क्या है, तो R बराबर था माइनस जे प्लस के, और R1 है I प्लस के। तो R2 बराबर हो जाएगा माइनस जे प्लस के माइनस I माइनस के से कैंसिल, और इसका आंसर आएगा R2 इज इक्वल टू माइनस जे माइनस I। तो हमने अब टॉर्क फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर होगा R2 क्रॉस F के, यानी कि R2 क्रॉस F फाइंड करना है। तो R2 क्रॉस F बराबर होगा, डिटर्मिनेंट लिख लीजिए I J और K। जो R2 है उसकी वैल्यू लिख लीजिए, उसमें I -1 है, J भी -1 है और K 0 है। जो F है उसमें I 1 है, J -2 है, K 0 है। 1 -2 0। पहले I को लिखता हूँ मैं, I इंटू, तो ये दोनों मैं भूल जाऊंगा, और -1 0 -2 और 0 माइनस J, तो ये दोनों भूल जाऊंगा, और -1 0 1 और 0, और फिर लास्ट पे प्लस K लिखूंगा और इन दोनों को भूल जाऊंगा, -1 और 1 और -2। अब इनको ओपन कर लेता हूँ, I इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। I इंटू -1 और 0 0 माइनस, और -2 और 0 0, माइनस J 1 और 0 0 1 और 0 0, प्लस K -1 और -2 +2, -1 और -1 -1। तो ये I इंटू 0 माइनस J इंटू 0 प्लस K इंटू 2 + 1, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 0 - 0 + 3K। तो इस तरह जो R2 क्रॉस F आएगा उसका आंसर होगा 3K। तो ये बी पार्ट का आंसर है। तो 14वें सवाल में वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो उसने दे दी है रिस्पेक्टिवली, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होगी 6√3 के, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड बराबर होगी वो होगी 6 के। तो कहता है कि आपने दो वेक्टर्स जो कि ए और बी हैं उनका दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं करूं A डॉट बी, वो आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो A क्रॉस बी की अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो बराबर होगी ए बी साइन थीटा के। यहाँ पे n इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे n नहीं लिखना। तो A डॉट बी की जो वैल्यू है वो है 603 ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा सॉरी। उसके बाद यहाँ पे A क्रॉस बी की जो, उसके बाद A क्रॉस बी जो बराबर है वो 6 के बराबर है, ये बराबर है ए बी साइन थीटा के। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 को मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1।
तो 6 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 6√3 ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी से कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो इस ये बराबर आएगा 1/√3 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। और जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो बराबर है इस केस में 1/√3 के। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए तो टैन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3 के। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो टैन को इन्वर्स कर दूंगा दूसरी साइड पे लाके और 1/√3। इस तरह जो एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन नंबर 2.11 से 2.14 तक सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।